अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। एक नजर डालते हैं सबसे पहले अब तक की टॉप स्टोरीज के ऊपर। पाक भारत कशीदगी, मैदान जंग से सफारती जंग में दाखिल। बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा ईद से पहले बाहर, कितनी हकीकत और कितना अफसाना। तुर्की और भारत के दरमियान खामोश सफारती जंग शुरू हो गई। तो ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। और जिस तरह के आप जानते हैं, पैनल में मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर बरलास साहब मौजूद होते हैं और उनके साथ हमें ज्वाइन करते हैं सलमान आबिद साहब, वो भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब हैं जो कि ब्यूरो चीफ पंजाब हैं। सियासी रहनुमा सायरा बानो साहिबा भी पैनल में मौजूद हैं और मौज़ूआत मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सबसे पहले मज़हर बरलास साहब आपकी तरफ आते हैं। आप ये देखें कि भारत ने तो चले अब आकर सफारती महाज संभालने का फैसला किया है। पाकिस्तान तो ये महाज उस वक्त ही संभाल चुका था कि जब भारत ने ये नाजेबा हरकत की थी। इसहाक डार साहब की काविशों को तो तस्लीम करना ही होगा और अब ये जो कमान है वो बिलावल साहब को सौंप दी गई है। क्या कहते हैं? अब देखिए, जब बिलावल भुट्टो जरदारी को ये कमान सौंपी गई है तो कहीं ना कहीं झोल तो होगा, तो उनको सौंपी गई। देखिए, पाकिस्तान की सफारतकारी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से हुई। पाकिस्तान की के अस्करी तर्जमानों ने जिस तरह पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया, दुनिया के सामने सबूत रखे, भारत वो काम नहीं कर सका। मौलाना फजलुर रहमान ने एक तजवीज़ दी थी कि हम टीमें बनाएं और दुनिया में भेजें। चलो, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान की सफारतकारी कामयाब हुई, क्योंकि पाकिस्तान से जितनी बार भी बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों ने रब्ता किया, यकीनन उसमें इसहाक डार शामिल थे, तो पाकिस्तान ने मस्बत जवाब दिया, जबकि भारत जो है उसकी तरफ से मस्बत जवाब कम और मनफी जवाब कम आता रहा। जब उसको शिकस्त हुई तो फिर उन्होंने दरख्वास्त की अमेरिकन से कि अब हमारी जान छुड़वाएं, हम इस काबिल नहीं रहे कि हम मुकाबला कर सकें। तो उसके बाद तनकीद शुरू हो गई इंडिया में, जो इंडियन गवर्नमेंट है उस पर। तो ज़ाहिर है उन्होंने उसका रास्ता निकाला कि हम चूँकि तनहा हो गए हैं। उनको तन्हाई का एहसास इसलिए हुआ कि जब उन्होंने ये देखा कि दुनिया के अक्सर ममालिक पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, क्या अरब ममालिक हों, क्या चीन हो, क्या यूरोपीय ममालिक हों, क्या अमेरिका हो, तो जब सब पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं तो हम तन्हाई का शिकार हो गए। अब पाकिस्तान के तो सभी मोतरफ़ हो गए हैं, पाकिस्तान के जवाब के भी सब मोतरफ़ हो गए हैं। पाकिस्तान की सफारती महाज पर कितनी तारीफ़ की जा रही है। सायरा जी, बरलास साहब की बात शुरू में सुनकर तो मुझे लग रहा था कि शायद ये मानने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगी आप सायरा जी? क्या मानने को तैयार नहीं है बिलावल साहब को लेके कि ये सफारती महाज बिलावल साहब को सौंपा गया है? इनकी पार्टी में अपने कितने फैसले हैं जिनको इन्होंने तो जो बात की है, जैसे आप 26वीं कैनाल्स का मामला ले लें कि वो कह रहे थे कि वो 26वीं तरमीम में बिजी थे और पीछे से ये फैसला हो गया। तो जब उनकी पार्टी, उनके वालिद मोहतरम बहुत सारे अहम फैसलों में उनको शामिल नहीं करते और आपने सफारती महाज उनको दे दिया। हमने 16 महीने भी देखा था कि वो कहते ना कि एक इंटर्नशिप पर तो थे वो, लेकिन अगर आप सफारती महाज की बात कर रहे हैं कि यह पाकिस्तान के सब मुतरफ हैं, तो इस रजीम चेंज से पहले जो OIC के इजलास यहाँ पर हुए और जिस तरीके से इतने अरसे बाद पाकिस्तान में तमाम ममालिक, इस्लामी ममालिक यहाँ पर आए और जिस तरीके से OIC को इन्हीं पार्टीज ने वो कहते हैं सबोटेज करने की कोशिश की, मुझे वो भी याद है। 30 सेकंड। तो अच्छी बात है जो इस वक्त इन्होंने DGISPR का जिक्र किया। ये जो हमारे अफवाजे, उन्होंने सारा मतलब जो मौक़िफ़ अपना पेश किया, बहुत मस्बत था वो। और बस मेरा भी वही है कि अब तो जब ट्रंप साहब ने कह दिया तो फिर तो दुनिया मुतरफ होगी कि हाँ, हमारा जो किरदार वो था। हमारा किरदार तो कोई मान रहा है, लेकिन मोदी के आलमी दहशत गर्द होने का कोई नहीं मान रहा। मैं उस
इसको ठीक है ना, सफारतकारी को ये या इस मानती मुहाज है को दुनिया वो के कहते हैं मोदी आलमी दहशतगर्द है, और ना भारत ये मानता है कि पाकिस्तान ने उसके साथ क्या ज्यादती की है। खैर, शहजाद हुसैन भट्ट साहब इनकारी नजर आ रहे हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं, खुद ही अगर बयान कर दें। अरे नहीं मुनीर, बात सीधी सी है। इसका जो आपने सवाल किया बड़ा उम्दा सवाल है, पाक भारत कशीदगी वाली। इसका दो हिस्सों में जवाब देना चाहता हूँ। पहला हिस्सा तो ये है कि देखिए, जब जंग का आगाज हुआ है तो भारत की आपने 3 जगह से स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दी। जब उनकी हड्डी टूट गई 3 जगह तो फिर मोदी अब पास करने पर आ गया, जंग को रोकने पर आ गया है। आप नरेंद्र मोदी की जरा तकरीर सुन ले, कांपते हुए कह रहे हैं वो हम पर ही हमला कर दिया। वो तो तू मेरे पे हमला करना था, मैं तेरे पे हमला नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स करूंगा। आगे चले, ये जो फाशिस्ट मोदी है ना, इसको हम कहते हैं बुच्चर। ओए बुच्चर की तौहीन है। बुच्चर तो बहुत अच्छा है, ये बुच्चर है इंसानों का बुच्चर, ये वो वाला कसाई नहीं है। अब मैं चलता हूं आपकी मजहर बरलास और सायरा बानो की बात। बड़ी खूबसूरत बात की मेरे काबिल एहतराम मजहर भाई ने। उन्होंने कहा ये चोल जो है ना, ये अब ठीक होगा। और पहले मैंने कल भी कहा था, ये टीम का काम है चोल ठीक करना। और ये ही मिलके, जो पाक फौज के सिपह सलार थे, पाक फौज थे, उसने अपना काम खत्म कर दिया, उसने आपको बता दिया। अब हुकूमत का काम शुरू हो गया है। यह हुकूमत के कप्तान की मर्जी है कि वो बिलावल को खिलाए, वो सायरा बानो को खिलाए, कल को मिनिस्टर वजीर खारजा बना दे, मेरे को क्या है, ये तो उसका काम है। लेकिन टीम खेलती है, और टीम खेल रही है। आपको आने वाले दिनों में, चंद दिनों में, जैसे सफारती महाज पर शिकस्त भारत को दी है ना, फिर देंगे। आप तो ये लोग वो हैं जो कहते थे मुल्क की मौशियत डूब गई है, मुल्क तबाह हो गया है। अब तो वो हैं। सलमान साहब की भी राय लेना जरूरी है। सायरा जी, आपके पास बाद में आऊंगी। सलमान साहब, वही बात जो शहजाद भट्ट साहब कर रहे हैं कि पास करके ही मैच को जीता जाता है। अगर वन मैन शो होगा तो फिर बाजी कहाँ जीती जाएगी? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल वन मैन शो नहीं होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए जी। लेकिन टीम वर्क जो है वो किसी खास तनाजुर में वाज़े तौर पे नज़र भी आना चाहिए। हमारी सारी अप्रोच एक रिएक्शनरी अप्रोच होती है, हम एक रद्द-ए-अमल की सियासत का शिकार हो जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपने एक ग्रुप तश्कील दिया है, उसमें अपोजिशन जमातें कहाँ हैं? उसमें अपोजिशन के लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया? आपने साबिक वज़ीर ख़ारजा की खिदमत क्यों नहीं ली? आपने सेक्रेटरी खारजा की खिदमत क्यों नहीं ली? देखिए, बात यह है कि अब आपको एक बड़ी जंग लड़नी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। सफारती महाज पे जो अचीवमेंट मिली है उसको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अपना उसमें फतह में डालना है। लेकिन उसके लिए फिर आपको एक बड़े महाज की तैयारी करनी है, और वो बड़ा महाज की तैयारी जो है वो हमें बड़े वाज़े तौर पे नज़र आनी चाहिए सफारती महाज पे। क्योंकि अब जैसे मैंने कल भी कहा था कि दुनिया का बेशतर रीजनल कॉन्टेक्स्ट और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट तब्दील हो रहा है, और दुनिया में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। उन नए ब्लॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको सफारती महाज पर एक नया नैरेटिव लेकर जाना है पाकिस्तान के बारे में। लेकिन पहले, उससे पहले हमें अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो भी ख़त्म करने पड़ेंगे ना। जिस तरह से वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू की थी, उससे तो हमारे इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन उभर जाते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सब पहले मिलकर एक रोड मैप वाज़े करें, और उसके मुताबिक जो है सफारती महाज के ऊपर अपने कार्ड खेलें। और इंडिया को आप बहुत आसान ना लें, ये ना समझे कि इंडिया जो है वो बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है। उसका सफारती महाज भी एक स्ट्रांग है, उसकी भी आलमी दुनिया में एक हैसियत है, इसलिए हमें ज्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। हमने देखा है कि भारत की पोजीशन क्या है, और अभी देखा है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सायरा जी कुछ कहना चाह रही थी। मैं डिबेट के लिए इस प्लेटफॉर्म को ओपन करती हूँ, जो भी अपनी राय शामिल करना चाहें, ये महाज आपके पास है। सायरा जी, बात सही है, मेरे साथी कह रहे हैं हुकूमत का किरदार। पहले आप मुझे हुकूमत तो बता दें कि क्या है, क्या वो हुकूमत अवाम के वोट से आई हुई है? आपने अभी जो बात की है, जितने भी ये सफारती महाज जंग के दिनों में आपने देखे, वो हमारी, वो कहते हैं कि दिफाई, उनका तो वो हो सकता है, और वैसे देखा जाए तो आलमी दुनिया उन्हीं पर ही भरोसा करती है। आप कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हैं कि जो अवाम का मैंडेट छीन कर आई है, जो फॉर्म 47 पर आई है? आप ये जो समझ रहे हैं कि दुनिया इस चीज को भी इज्जत की निगाह से देख रही है, तो आप बिल्कुल गलत है। अभी ये सारा जो जंग का सारा मसला था, और इसमें जो हमारी अफवाज पाकिस्तान का किरदार था, उसको तो वो काबिल तहसीन निगाहों से देख रही होंगी। लेकिन जिस मुल्क में जमहूरियत ही ना हो, जिसमें साफ शफाफ इलेक्शन ही ना हो, अवामी मैंडेट को छीन कर आपने एक उस टोले को मुसल्लत किया हो। आप कह रहे हैं कि हुकूमत और ये सब मिलकर एक पेज पर हो,
मैं 12 कह चुकी हूँ और ये मेरा मौक़िफ़ भी है, मेरा तज्जिया भी है और मेरी पार्टी का मौक़िफ़ भी है कि अगर उनकी तमाम पाकिस्तान को काबिले इहतराम सायरा बानो साहिबा आप दुरुस्त फरमा रही हैं, हमने तस्लीम किया जमहूरी हुकूमत नहीं है। मुझे सिर्फ एक 1 लाइन का छोटा सा टाइम ज्यादा नहीं लेता, मैं तो 55 सेकंड में खत्म कर दूंगा ना, जो मेरा टाइम है मैं उसी में खत्म करूंगा, आप फिक्र ना करें। सवाल सिर्फ इतना है, इस पाकिस्तान में जो जमहूरी हुकूमत बनी है बड़े शफाफ वोटों से, काइंडली एक तो उसका नाम मुझे बता दीजिएगा, एक वो कौन सी हुकूमत है, किस दौर में बनी थी। दूसरी बात, ये जो हुकूमत बनी है जिनकी आप तारीफें कर रही हैं ना, उन्होंने अगर इस हुकूमत पर शफकत का हाथ रख दिया हुआ है, इसलिए जब सब मिल जाएंगे तो काम होगा। यही तो पाकिस्तान चढ़ रहा है ऊपर और इसी तरह पाकिस्तान ने ऊपर जाना है। बट साहब ये शफकत का, मैं 10 सेकंड अपने आपको छोड़ दो, आप शुरू कर लें, मैंने 10 सेकंड भी दिए। आपने कल वाली बात का जवाब दे दिया कि बानी पीटीआई किससे गुफ्तगू करना चाहते हैं। पहले होता था 19-20 होते होते क्यानी साहब के दौर में हुआ 15-20, उसके बाद तो अभी इन जगह में तो मुट्ठी खुल गई। ठीक है, 10 सेकंड पूरे हो गए। सायरा जी टाइम पूरा हो गया। सलमान आबिद साहब ने कहा ना शफकत का हाथ रख दिया है, ये शफकत का हाथ ही तो जो है ना इस सारा मसले का जड़ बना हुआ है। पाकिस्तान में आपको एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए, आपको इलेक्टोरल सिस्टम चाहिए, आपको एक ऐसी डेमोक्रेसी चाहिए जो दुनिया के अंदर मीनिंगफुल हो। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि अब हमें इस वक्त इस बहस में नहीं उलझना चाहिए कि हुकूमत क्या है और अपोजिशन क्या है। हमें इस वक्त जो पाकिस्तान का मेजर चैलेंज है, जो इंडिया के साथ इस वक्त कशीदगी की सूरत हाल है, उसमें सफारती महाज के ऊपर अपने कार्ड जो है वो दुरुस्त सिमत में खेलने होंगे और एक यकजहती पैदा करनी होगी, इत्तफाक राय पैदा करना होगा। लड़ाई झगड़ों की सियासत फिर किसी वक्त कर लीजिएगा, लेकिन इस वक्त जो है हमें कौमी यकजहती दिखाकर इंडिया का मुकाबला करना है, इलाकाई सियासत में अपनी हैसियत कायम करनी है और खित्ते के अंदर अपना तवाज़ुन बेहतर बनाना है। इस पर फोकस होना चाहिए। सही है, फोकस इस तरफ होना चाहिए। लेकिन बरला साहब आज सायरा जी नहीं ना, आप देखें बाकियों को भी बात करनी है। बरला साहब आप देखें कि तनकीद अब की जा रही है उन पर, तब वो बातें कहाँ थी या तब गिव अप क्यों नहीं किया जब कहते थे कि हम तो कमांड्स वहां से लेकर हुकूमत चला रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं रहे। इस बारे में क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए बात यह है कि मेरा ख्याल है टॉपिक से हम हट गए हैं। हमारा टॉपिक तो था कि हम सफारती जंग कैसे लड़ें। अच्छे से समेटी आपने बात जी। सलमान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अपोजिशन के लोगों को भी शामिल करें। हमारे पास देखिए खुर्शीद कसूरी है, हमारे पास हिना रब्बानी खार हैं, शेरी रहमान हैं, ये तजर्बाकार लोग हैं, और भी लोग हैं जैसे शमशाद अहमद खान है, हमारे पास बहुत से रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं, उनको शामिल करें और ज़्यादा डेलीगेशन बनाएं। अकेले बिलावल भुट्टो पर ना इत्तफा करें। और डार साहब को तो वैसे ही सफारतकारी का इतना तजर्बा नहीं, वो तो मईशत सुधारते रहे हैं। सही कह रहे हैं। सर अपना बरला साहब शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है। मैं बरला साहब आपको सल्यूट पेश करता हूँ इस लाइव प्रोग्राम में। जो बेहतरीन बैट्समैन इसहाक डार और बिलावल लड़ रहे हैं, आप चारों का कंसेंसस है कि यार सफारती महाज पर जंग जीत ली है, तो फिर कहते हैं उन्होंने हटा के तुझे ले आइए। यार अमेजिंग, या तो कहीं सफारती महाज में हार गए हैं, ठीक है बट साहब जंग जीत ली है, जंग जीत ली है, लेकिन अभी एक बड़ी जंग बाकी है, आलमी दुनिया के अंदर लड़नी है, उसके लिए ज्यादा बेहतरी पैदा करें, तो फिर शाबाश पैदा करें। अच्छा मेरी बात को और बिलावल को पहले शाबाश दीजिए, फिर मैं आपकी बात मान लेता हूं। सायरा जी को कॉर्नर ना करें। सायरा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? बरला साहब प्लीज एक मिनट सायरा जी की बात शामिल कर लें। एक जुमला सर, एक जुमला कभी नहीं होता। सायरा जी की बात सुन लेते हैं। सलमान आबिद साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बहुत अच्छी बातें की कि ये सारी चीजें तो ये उस वक्त फॉर्म 47 बनाते वक्त किसी के दिमाग में नहीं आया कि ये जो मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा की हुई है, जो अवामी मुंतखब पार्टी के नुमाइंदे, आप अपना ध्यान सिर्फ एक पार्टी की तरफ हम ना टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं, हम टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं। इस मौजू पर जितनी बहस हमने करनी थी हमने कर लिया है। ठीक है सायरा जी, आप ठीक बात कर रही हैं। भारत को सफारती सतह पर हजीमत उठाना पड़ी है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको सपोर्ट हासिल होगी, लेकिन उसको सपोर्ट हासिल नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान को भरपूर हिमायत मिली है। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे बानिए पीटीआई और दीगर रहनुमा ईद से पहले बाहर, कितनी हकीकत कितना अफसाना।
वेलकम बैक। और हमारी दूसरी अहम खबर जिसके ऊपर अब हम इस सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं वो ये है कि बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा क्या ईद से पहले बाहर होंगे, और इस बात में कितनी हकीकत है या कितना अफसाना, इसको मैं ज़रा आपको मज़ीद एलेबोरेट कर देती हूँ। तो बात यह है कि पाकिस्तान में ईद से पहले कुर्बानी और ईद से पहले बड़े वाक़यात की कहानियाँ एक लंबे अरसे से चली आ रही हैं, और अब फिर कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ के सियासी सीज़ फायर के मुतालबे के बाद बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा ईद से पहले क्या आज़ाद हो जाएंगे। अगर ये सच है तो पहला सवाल डील और ढील के पीछे छुपे मुहर्रकात की सूरत में सामने आएगा। ये बात कितनी हकीकत है और इसमें कितना अफसाना है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। तो मज़हर बल्ला साहब आपके पास आते हैं। कौन सी चिड़िया है, कौन सा कबूतर है आपके पास जो आपको ये बात बता रहा है, और आप इससे पहले भी कई बार इस बात का हवाला दे चुके हैं? देखिए, मेरे पास कोई चिड़िया नहीं, कोई कबूतर नहीं। मैं इंसानों से बात करता हूँ और इंसानों की बातों पर यकीन करता हूँ, चिड़ियों तोतों की बातों पर यकीन नहीं करता। देखिए, हालिया जो पाक भारत कशीदा सूरत हाल हुई उसमें पहला भारतीय हमला 7 और 8 की दरमियानी रात हुआ, फिर दूसरा हमला जो है वो 9 और 10 की दरमियानी रात हुआ, जो बड़े हमले, जिसमें बड़े हमले, सही कह रहे हैं, बड़े हमले। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये तो 22 अप्रैल से काम शुरू हो गया था ना, जब पहलगाम हुआ, तो उसके बाद कशीदगी हो गई। मैं बात को मुख्तसर करता हूँ। उस कशीदगी के बाद देखिए, बहुत से हमारे सोचने वाले सोचते हैं 70% पाकिस्तान की यूथ है, और यूथ आपको पता है, हमारे नाजरीन को पता है किसके कहने पर चलती है या किस में कौन यूथ में ज़्यादा मकबूल है। तो फिर ये 2 मुलाकातें हुई। इसमें मैंने फिर 6 तारीख को एक ट्वीट किया था, उसके बाद 8 तारीख को मैंने एक किसी टीवी प्रोग्राम में ये बात की, फिर 15 को ज़ुबैर अली ख़ान ने कुछ बातें की और 16 को नजम सेठी साहब ने कुछ बातें की। अब रात फिर मैंने एक ट्वीट किया और उसमें यह ज़ाहिर है पीटीआई के बाकी लोगों का भी तस्करा था, उनके बानी चेयरमैन का भी तस्करा था। टाइम खत्म हो गया सर। कि वो ईद से पहले कानूनी रास्तों के ज़रिए ठीक है रहा होंगे। और मेरे बाद कोई 5 घंटे बाद ज़ल्मे खलीलजाद ने भी इसी तरह का ट्वीट किया। ठीक है शहजाद, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है। सर ठीक है, अब शहजाद भट्ट साहब की राय ले लेते हैं। और देखिए मुनीज़, बात ये है, जो हम अखबारों में होते थे ना, इन जैसे सीनियर अफराद के साथ एज अ चीफ रिपोर्टर काम किया करते थे। एक साहब होते थे शेख रशीद साहब, वो हमेशा कहा करते थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, ईद कुर्बान से पहले बड़ी कुर्बानी होगी। केड़ी कुर्बानी, केड़ी ईद, हुण केड़ी ईद है, ए छोटी आई नहीं, तुसी वड्डी ते लै गए हो, वड्डी लंघ गई तो वड्डी आ गई। और यार समझिए, बात पे गौर करें। पाकिस्तान में एक्स शूटर पर 1 साल की पाबंदी लगी थी, यू रिमेंबर? आई रिमेंबर। 2024 में प्लेटफॉर्म जो था वो बंद कर दिया गया था, यू रिमेंबर? अब तीसरी बात पे चले जाएं। पाकिस्तान में एक्स को 6 और 7 मई की रात खोल दिया गया है। ये है ताजा हवा का ठंडा। आस्क यू, डू यू रिमेंबर के इसी ट्विटर के ऊपर वजीर आजम साहब और वज़रा वीपीएन लगाकर पोस्टें लगाते हैं? ओ यार वो एक गिला का बात है ना, रिलेटिव नहीं ना करती मुनीज़, ना ऐसे ना टोका है। वो नहीं, वो गल हो रही है, गल हो रही। कोई गल नहीं, कोई गल। बात ये है, बात वो 2:30 बजे नमाज वाली बात भी लैदा है। वो भी लैदा है ना, देखो ना, सारी गल्लां नूं खिचड़ी ना बनाओ, मजा लैन दियो। 6 और 7 की दरमियानी रात को एक्स खोल दिया गया। अब एक बुलेट, अब इस एक को जमा कर लें 2 के साथ, पीआईसी अस्पताल चले जाए, शाह महमूद कुरैशी ठंडे यख कमरे में आरामदेह जेल काट रहा है, उसके साथ वाले कमरे में एजाज चौधरी पीटीआई ठंडे यख कमरे में आरामदेह जेल काट रहा है। ये है ताजा हवा का खुशगवार झोंका, ये आया है। अब ये आया है यहाँ तक सेकंड आप ले लें मेरे। अच्छा, वाइंड अप नहीं करने देंगी तो फिर मैं कैसे बात करूं? 10 सेकंड आप ले लें। कैसे बात? अब बीच में आप बोल जाती है, फिर मैं क्या कर सकता हूं? अगर आप नहीं कहना चाहते तो ठीक है, मैं नहीं करना। सायरा जी आप बता दें, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? भट्ट साहब ने अपना टाइम गिव अप कर दिया। भट्ट साहब को ठंडी हवा के झोंके, आपको भी वो लोकोट लखपत में एसी चलाकर बिठा के ठंडी हवा के झोंके दिलवा दे क्या? यहाँ पर तो बैठे बैठे लोगों को घर से खाबे मिलते थे, वो तब भी ना बर्दाश्त कर सके और साइन करके ये जा वो जा।
बंदूकें सीधी कर ली है, निशाना किधर है? देखिए, मेरी बात करने का मौका नहीं दिया गया, मेरा एहतजाज रिकॉर्ड करे। मैं मजहर बरलास की खबर को सेकंड कर रहा था कि जो खबर उन्होंने दी है, उनके हद तक सीनियर मोस्ट आदमी है, वो ठीक होगी। बट माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये ठंडी हवा का जो ताजा झोंका अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 को जा रहा है, हाँ ये खबर ठीक है मजहर बरलास की कि ये निगोशिएशन हो रही है यहां तक, लेकिन सवाल ये है सियासत के नाम पर अगर कोई इंतशार करेगा तो वह ये मत सोचे कि इस तरह चलेगा, फिर ये रिलीफ बंद हो जाएगा। आप आए सियासत करें, उस तरह की सियासत करें जिस तरह की सियासत 2018 में प्राइम मिनिस्टर बना था। आप सलमान आबिद साहब का टाइम ले रहे हैं। ये है कि अगर कोई सीज फायर होने की कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में और जो अदम इस्तेकाम है उसको खत्म करने की कोई कोशिश हो रही है, तो हमें तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो इस किस्म की लड़ाई का मुतमईन नहीं हो सकता। जो इस वक्त हमारे इलाकाई चैलेंजेस हैं, जो आलमी तनाजुर में हमें इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, उसमें तो कौमी यकजहती होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोशिश हो रही है मैं तो उसकी हिमायत करूंगा, लेकिन सवाल यह है कि हम इसको हर चीज को डील और डील के साथ क्यों देखते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपना वक्त पूरा कर चुकी हैं और अब उनको आगे बढ़ना है, वे फॉरवर्ड की तरफ जाना है। आप कब तक एक सियासी जमात को बंद रखेंगे? आप कब तक एक सियासी जमात का रास्ता रोकेंगे? आपको बहरहाल कोई रास्ता तो निकालना है ना। तो अगर वो रास्ता निकल रहा है, और देखिए बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहरा भी किया है पीटीआई ने, और पीटीआई ने इस वक्त जो है जो कौमी यकजहती के अमल के अंदर साथ दिया है, हुकूमत का और फौज का साथ दिया है, कौम का साथ दिया है, तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अब ये सीज फायर खत्म होना चाहिए। जहां तक ये रह गई बात शाह महमूद कुरैशी की, इजाज चौधरी की, महमूद रशीद की, वो भाई वो 2-2 साल से अंदर है यार, वो 2 साल से उनको एसी नहीं मिला हुआ। अगर चंद दिन के लिए वो अस्पताल आ गए हैं तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, उसको बर्दाश्त करें। और अभी शाह महमूद कुरैशी तो 2 दिन पहले आए हैं अस्पताल में यार, इससे पहले तो वो जेल के अंदर ही बैठे हुए थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सियासी तलखी खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान में। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इन्वाइट किया है ना, दावत दी है कि जनाब हम आके बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, तो बातचीत करें, लेकिन उसका एजेंडा वाजे हो, सियासी तलखी खत्म होनी चाहिए। देखिए आप इस तरह ना करें, ये तरीकाकार गलत है। बरलास साहब मुझे आप सिर्फ इतना बता दें कि ये कौन कहता था कि मैं चोरों डाकुओं लुटेरों से बात नहीं करूंगा, बैठूंगा नहीं? कौन कहता था? मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। नहीं तो कब की है उन्होंने बात? जो कहता था उसने तो बात नहीं की, वो तो और लोगों से बात कर रहा है, वो तो उनसे बात नहीं कर रहा जिनको वो कहता था। मसले की निशानदेही कर दी और वैसे मुझे ये बता दीजिए कि कोई अगर चोर हो या डाकू हो या लुटेरा हो तो उसके मतबादल अल्फाज कौन से हैं? उसको डाकू ही कहना चाहिए, चोर ही कहना चाहिए। ये हमारे साथ सायरा बानो हैं, इनसे पूछ लीजिए सिंध में क्या हाल है, कौन सा सिस्टम चलता है? किसी दिन सिस्टम पे भी बात करें, सिंध में कौन सा सिस्टम है? जी आप मुझे कह रही हैं? जी सायरा जी आपसे बरलास साहब पूछ रहे हैं कौन सा सिस्टम है सिंध में? बरलास बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मतलब अगर ये अल्फाज ना बोले तो क्या कहा जाए। वही बात है कि चले अभी जंग का माहौल है, हम 2 दिन से मोदी की जान को रो रहे हैं, उसके बाद थोड़ा जरा अपने मुल्की मसाइल पर ही आ जाए, जरा सिंध के ऊपर भी गहरी नजर डालें कि इन लोगों ने मुल्क के साथ किया क्या है, और फिर वापस से हम उन्हीं लोगों को सामने लाके कि जी ये सफारती ताल्लुकात बेहतर करेंगे या ये करेंगे या वो करेंगे। मुझे तो नहीं समझ आती ना इस सिस्टम की, ना कुछ जबरदस्ती के मुसल्लत करदा फॉर्म 47 वाली हुकूमत, और हमें क्या करना चाह रहे हैं वो करें। बस एक फिक्रा सायरा बानो, बजर बरलास भाई, ये जो चोर और डाकुओं का लफ्ज आपने कहा है, ये चोर की जगह डील और डाकू की जगह यू टर्न कर दे। बजर भाई तो देखिए मर्जी है, व्हाट्सएप आप मोची दरवाजे में बैठे हुए हैं, जो मर्जी करें। और ये डील पे गुस्सा ना खाया करें, डील को बुरा लफ्ज नहीं है, वैसे भी व्हाट्सएप डील एमओयू है। देखिए व्हाट्सएप ठीक कह रहे हैं कि डील और ढील पे बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर हमेशा से रही है, और हर सियासी हुकूमतों ने कभी डील की है, कभी ढील दी है, कभी वो किसी और जगह बैठ जाते हैं, कभी किसी और जगह बैठ जाते हैं। यही पाकिस्तानी सियासत का हुस्न है। एग्जैक्टली। मैं आइंदा भी ठीक है हम चोर और डाकू नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो चोर है वो रात के अंधेरे में चोरी करते हैं, और जो डाकू हैं
वो अपना ढाटा बांधकर मुंह छुपा के चोरी करते हैं। ये सुरमा चोर हैं, इन्होंने दिन दिहाड़े हमारी आंखों पर से सुरमा चुराया है। बनारस के बहुत खूब सायरा जी कर रही है। सुरमा मेरा भाई एजाजुल हक का वालिद मोहतरम जियाउल हक साहब लगाया करते थे। सुरमे की बात ना करिए। इस सेगमेंट के अख्ताम की तरफ भी बढ़ना है हमें। सायरा जी ने बहुत सी वो बातें कह दी जो हम कह नहीं पा रहे, लेकिन सायरा जी ने कह दी हैं। तो अब ये है एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और हम बात करेंगे तुर्की और भारत के दरमियान खामोश सफारती जंग शुरू हुई है। वेलकम बैक नाज़रीन। तुर्की और भारत के दरमियान खामोश सफारती जंग का आगाज़ हो चुका है। इसको ज़रा मज़ीद तफसील से अगर देखा जाए तो इसराइल और अफगानिस्तान ने हालिया तनाज़े में भारत की खुलकर मदद की, लेकिन दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान से हमदर्दी करने वाले ममालिक के खिलाफ खामोश सफारती और तजारती जंग का आगाज़ कर चुका है। आप देखें, आज़रबाईजान और तुर्किया से तजारती और तालीमी ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। तुर्की की मशहूर ग्राउंड सर्विसेज कंपनी सेलेबी पर सिक्योरिटी वजूहात का इल्ज़ाम लगाकर उसे दिल्ली, मुंबई और दीगर बड़े एयरपोर्ट से भी फारिग कर दिया है। सोशल मीडिया पर तुर्क मसनूआत, सयाहत और आज़रबाईजान के बाइकआउट की मुहिम ने भी जोर पकड़ लिया है। सलमान आबिद साहब, आप भी देखें कि भारत क्या हरकतें कर रहा है। बौखला गया, उसे समझ नहीं आ रही, परेशान हो गया। तो क्या ये सब कर लेने से भारत समझता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी? देखिए, भारत का ख्याल ये था कि कुछ ममालिक खुलकर हम भारत की हिमायत करेंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और अगर हिमायत नहीं करेंगे तो कम अज़ कम वो अपने आप को न्यूट्रल रखेंगे। वो हुआ नहीं। अब बहुत से ऐसे ममालिक जिनके बारे में भारत की खुशफहमी थी, उन्होंने खुलकर जब पाकिस्तान का साथ दिया तो उसका एक रद्द-ए-अमल भारत के अंदर आया है। मैं भारतीय अखबारात को और भारतीय मीडिया को मॉनिटर करता हूँ। मुझे पता है कि इस वक्त भारत के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो दोस्त ममालिक जिनके साथ हमें बड़ी तवक्कुआत थी, उन्होंने भी इस सारे मौके पे पाकिस्तान का साथ क्यों दिया है। और इसी वजह से जो सफारती महाज पे कहा जा रहा है ना कि भारत को नाकामी का सामना हुआ है, उसकी एक वजह यह है कि जिन ममालिक ने भारत को साथ देना था, भारत का साथ नहीं दिया। अब उसका एक बदला जो है, वो एग्रेशन जो है, रिएक्शन जो है, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में या सफारतकारी के महाज पे नज़र आ रहा है। उसकी एक शक्ल अभी हमने तुर्किया में देखी है और वो आगे बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, ये जितने ममालिक इस वक्त भारत के साथ ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हैं और आलमी दुनिया में जो लोग ये समझते हैं कि भारत एक बड़ी मंडी है, तो भारत को लग रहा है कि सफारती महाज पे हमें तिजारत को भी एक कार्ड के तौर पे खेलना होगा और उन मुल्कों के साथ एग्रेशन में जाना होगा जो पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए अब एक बड़ी जंग सफारती महाज पर खुल गई है, और ये जब जंग खुली है तो हमें इसमें अपने कार्ड ज़्यादा जहानत के साथ, ज़्यादा होशियारी के साथ, ज़्यादा तदब्बुर के साथ, ज़्यादा फहम फरासत के साथ खेलने हैं और रिएक्शन नहीं करना जो हिंदुस्तान कर रहा है। हिंदुस्तान इस वक्त रिएक्शन की पॉलिसी में गया है। हमें लॉजिकली दुनिया के सामने ये बावर करवाना है कि हिंदुस्तान जो इस वक्त कुछ करने की कोशिश कर रहा है वो पाकिस्तान और खित्ते की सियासत के खिलाफ है। वैसे ये जो जहानत का मुजाहरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर साहब ने दिखाया है, उसका तो मुकाबला भारत अपनी नस्लों तक नहीं कर पाएगा। क्यों बरलास साहब? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अच्छा, जब ये हम देखते हैं ना सफारती दुनिया को, उसमें दो बातें मनीज़े बड़ी अहम हैं। एक बड़ी ताकतें और दूसरा हमसायगी। अब आप देखिए कि भारत के जो 6-7 हमसाए हैं, क्या चाइना उससे खुश है? बिल्कुल भी नहीं। क्या बांग्लादेश उससे खुश है? नहीं। नेपाल, भूटान बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या श्रीलंका खुश है? बिल्कुल नहीं। म्यांमार खुश है? बिल्कुल नहीं। इसलिए कि म्यांमार पर तो इल्ज़ाम लगाते हैं वो कि जी यहाँ से असला आता है, हमारी 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं वहाँ पे। एक तकरीर की थी राहुल गांधी ने यहाँ भारतीय पार्लियामेंट में, वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसने कहा कि मोदी ने अपनी हमाकत से चीन और पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया है। अच्छा, अब ये है कि जब चीन और पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया तो मोदी साहब अब अगली हमाकत से तुर्किया को पक्का दुश्मन बना रहे हैं जी। मुझे ये बताइए कि बज़ाहिर दुनिया में इस वक्त चीन और अमेरिका की जंग है बड़ी ताकत के तौर पर, लेकिन उनकी ट्रेड भी चल रही है, वहाँ तो कोई बाइकाट नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि भारत में जयशंकर की सोच मरती जा रही है जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, और मोदी और RSS की सोच जो है वो गलबा पा रही है। इसीलिए तुर्किया की चीज़ों का
बाइकाट उन्होंने शुरू कर दिया है और मुल्कों से भी वो लड़ेंगे। हमसायों से तो सबसे लड़े बैठे हैं, कोई हमसाया उनसे सुखी नहीं है, तो अब बाकी दुनिया से भी लड़ लें भाई। ना सिर्फ जयशंकर बल्कि भारत के साबिक वजीर खारजा ने भी मोदी के खिलाफ ही बयान दिया है। लेकिन अब देखते हैं कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि लग तो ऐसे रहा है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिसदाक जो मोदी हैं वो इस वक्त एक्ट कर रहे हैं। क्यों शहजाद हुसैन भट्ट साहब? देखें, अगर आप गौर करें तो 6 और 7 की जो दरमियानी रात थी जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तो सबसे पहला जो फ़ोन था, टेलीफोन कॉल इसहाक डार साहब को जो आया था, वो तुर्क वजीर खारजा जो थे खाकान फिदान, उन्होंने सबसे पहला फ़ोन किया था। यहाँ से बाद सफारती तल्क़ात शुरू हुए थे। एक बात। दूसरी बात, अगर आप गौर करें, अब तो जो तुर्क सदर है उसने वाज़े तौर पर एक्सपर्ट पैगाम कर दिया कि तुर्किया दोस्ती, पाकिस्तान मिसाल, दो बल्ले भी बल्ले। तीसरी बात, अब भारत को तकलीफ ये है कि वो जितनी प्रोडक्ट्स है ना वो सारी उनको बैन कर रहा है और समझ रहा है कि मेरी मार्केट बहुत बड़ी है, मैं बैन करूंगा तो इस तरह हो जाएगा। अब टर्किया के साथ साथ मैं यहां पर आपको जरूर कहना चाहूंगा, अजरबैजान, वहां भी आपके झंडे लहराए गए पाकिस्तान के। और पाकिस्तान मेरा ख्याल है दुनिया का वाद मुल्क है जिसके आर्मीनिया के साथ सफारती तल्क़ात नहीं है, और इस वजह से अजरबैजान भी, टर्किया भी, ये सब हम कट्टे हैं। और अफगानिस्तान जो है वो भी हमारा भाई है, लेकिन ये शरारती बंदर जो है ना, ये शरारत कर रहा है कि हम लड़ पड़े किसी तरह अफगानिस्तान के साथ। ये नहीं होना। भारत, तुम अकेले रह गए हो और सफारती महाज इसहाक डार और बिलावल ने जीत लिया है। ठीक है। और जिस कंपनी सेलेबी की मैंने अपने आगाज़ में बात की थी, सायरा जी आप देखें कि उस कंपनी का क्या कसूर था, उसको निकाल दिया भारत ने। खैर, अब कंपनी ये दावा कर रही है कि हम आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। देखिए, उससे पहले बात हो चुकी कि जो मोदी हैं वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं अपनी इस इबरतनाक शिकस्त से, तो वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बाकी जो खिते के लोग, जो उनकी जो चीज़ें वो हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि वो अपने तमाम हमसायों से लड़ चुके हैं, तो मैं कहती हूँ कि जिन मसाइल से बहुतों का भला हो रहा हो उसको हल नहीं करते। ये ऐसे कुछ एशिया की सियासत, या वो कहते हैं कि इस पूरे इंडो पाक में बादशाही निज़ाम था ना, तो बादशाहों की भी ये सोच थी, जब ये मसले नहीं होंगे तो फिर वो कहते हैं ना कि हुकूमत किस पे करेंगे, कौन सा मसला लेकर वो अपना चुनाव जीतेंगे या वो करेंगे। बाकी अगर उन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान अकेला रह जाएगा या उसकी मदद को कोई नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल में वो इसराइल और फलस्तीन की जंग देखने के बाद उसने सोचा होगा कि वहां पर जिस तरीके से बच्चों को, औरतों को, और वहां पर जो शहादतें हुई और डेली बेसिस पे शहादतें, और हमारे 52 इस्लामी ममालिक की मुजरिमाना खामोशी, हुक्मरानों की, लोगों ने तो एहतजाज किया। ठीक है सारा जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, सलमान आबिद साहब भी, शहजाद भट्ट साहब भी, मजहर बरलास साहब भी, कि आप सबने अपने जो व्यूज़ हैं वो हमारे साथ शेयर किए हैं। और बात यही है कि पाकिस्तान अब सफारती महाज पर अपना लोहा किस तरह से मनवाएगा, अपने एजेंडा को किस तरह से प्रेजेंट करेगा, दैट इज़ ऑल व्हाट मैटर्स फॉर नाउ। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे अगले जुम्मे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारे GNN के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर पूछ सकते हैं, हम आपको वहीं पर जवाब देंगे। अभी के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ने के बाद।